Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीटेट वाला एग्ज़ाम जो कि जुलाई में हुआ था। ठीक है, और ये आपका लेवल 1 का एग्ज़ाम है। क्लियर? लेवल 2 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और देखिए ये सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एस्टेट एग्ज़ाम में भी। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एस्टेट जो आपका एग्ज़ाम है उसमें पेडागोजी मेंशन है, राइट? और जो लोग सीटेट एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो बखूबी जानते हैं कि सीटेट में बहुत हद तक आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है और इसीलिए ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सीटेट एग्ज़ाम एज एस्टेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सीटेट में 101% करेंगे और एस्टेट में भी 99% ये आपके काम करेंगे। ठीक है, अगर पेडागोजी आती है, बट श्योर पेडागोजी आएगी। इतना ज़्यादा इसका जो है रहा है आपका सिनेरियो पेडागोजी को लेकर, तो फॉर श्योर अब की बार पूरे चांस है कि पेडागोजी आएगी। तो पेडागोजी भी आपको तैयार करके जानी चाहिए। अगर आप नहीं तैयार करके जाते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। वीडियोस कम आती हैं, बट जितनी आती हैं उतने आपकी काम की आती हैं। क्लियर? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती हैं तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? ठीक है, तो आपको इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो बताना है जो आपके कॉन्टिन्यूस की बात करे और आपके कॉम्प्रिहेंशन की बात, कॉम्प्रिहेंसिव की भी बात करें। तो क्या है इसमें से, अगर आप बात करें कि बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो या फिर स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पोर्टफोलियो। ठीक है, ये आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीचर्स शुड constantly examine their own attitudes and bias while working with children। ये बात बिल्कुल सही है कि टीचर्स को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि क्या वो सही सोच पा रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में उनका नज़रिया कैसा है, तो बिल्कुल इसकी उन्हें जांच करनी चाहिए। एंड इसका रीज़न क्या कहता है, इसका रीज़न कहता है आपसे कि द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फिक्सडनेस। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ये बात भी ठीक है, बट ये इसका रीजन सही नहीं है। क्लियर? अगर हम बात करें, अलग अलग दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं। ठीक है, बट ये इसका रीजन सही नहीं है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर true but R is not correct explanation of A। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है, देखिए, while talking about her poor marks in mathematics अवी says। ठीक है, अपने खराब मार्क्स को देखकर अवी कहती है, मैथ्स में अपने खराब मार्क्स को देखकर अवी कहती है, आई जस्ट डोंट हैव द सेंस फॉर नंबर्स। यानी कि मुझे अंकों की समझ ही नहीं है। कौन कहती है? अवी कहती है। ठीक, तो अब ये कह रहा है अवी इज एट्रीब्यूटिंग हिज परफॉर्मेंस टू। ठीक है, तो अवी अपने इस प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रही है, ठहरा रहा है, किसको ठहरा रहा है? तो लक को, टास्क डिफिकल्टी को, लेक ऑफ एफर्ट को, या फिर लेक ऑफ एबिलिटी को। तो देखिए डिफिकल्टी जैसी बात यहाँ पे उसने नहीं की है। वो ये कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, इसका मतलब योग्यता का अभाव है।
लैक ऑफ एबिलिटी है। क्लियर? आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ना तो यहाँ पे लैक ऑफ एफर्ट है, ना ही डिफिकल्टी है और ना ही लक है। यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ एबिलिटी है। राइट? ये आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए क्या कहता है। According to Lev Vygotsky theory, which of the following is the recommended approach in order to optimize students learning experience? ठीक है, तो यानी यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सीखने के जो अनुभव है उनको बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये हो रही है। तो देखिए, आप सभी को जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी यदि आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो मैंने पढ़ाई है बिल्कुल डिटेल में। तो वाइगोत्स्की कहते क्या हैं? वाइगोत्स्की बात करते हैं एक स्कैफोल्डिंग की, एक मार्गदर्शन की। ठीक है, एक उचित समर्थन की बात वो करते हैं कि बच्चे को जहाँ पे बच्चा अटक रहा है उसको वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, जिससे वो है उस काम को आगे कर पाए। ठीक है, ये सिनेरियो किसका है? ये वाइगोत्स्की का है। तो इसी वाइगोत्स्की के आसपास का जो ऑप्शन हमें मिलेगा ऑप्शंस में, वही हमारा राइट आंसर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, यदि हम बात करें, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनके समझ के वर्तमान स्तर में पूरी तरह से असंबंधित हो। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन देना। ठीक है, की पॉइंट हमें मिल गए हैं, आंसर यही है। बाकी आगे चेक कर लेते हैं। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, ऐसा तो नहीं कहते हैं वाइगोत्स्की। क्लियर? छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें, ऐसा भी नहीं है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका सेकंड होगा अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? टीचर का रोल बताना है आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो देखिए, टीचर जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या रोल प्ले करता है? तो वो क्या रोल प्ले करता है? देखिए, द टीचर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं है कि टीचर प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट है, द टीचर इम्प्लीमेंट्स द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम एज इट इज। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब पाठ्यक्रम को जो का तो ही लागू करते हैं, ऐसा भी नहीं है। द टीचर लीव्स द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन टू वर्क इंडिपेंडेंटली। टीचर उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्लियर? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? द टीचर सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर। ठीक है, तो जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर है, वो एक सुविधादाता है, उसके रूप में वो काम करता है। ठीक है, तो इस आंसर को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। टीचर जो है एक सुविधादाता है। ठीक है, सुविधा प्रदाता है और एक फैसिलिटेटर के काम रूप में काम करता है। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर, देखिए हार्वर्ड गार्डनर का मल्टी इंटेलिजेंस आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लीजिए क्योंकि सीटेट में हर बार उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। तो हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है? तो हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि की अवधारणा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है? कुल मिलाकर बात ये है। तो सभी लोग दुनिया में समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग आयाम में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, यही आंसर आपका राइट है बिल्कुल। और तभी उन्होंने जो है आपकी 8 टाइप्स की जो है बुद्धि दी है। ठीक है, कि अलग अलग जो लोग हैं उनमें अलग अलग तरह की एबिलिटी पाई जाती है, अलग अलग तरह का उनमें इंटरेस्ट पाया जाता है, इंटेलिजेंस पाया जाता है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन आपसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विद चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? क्लियर? अगर आपको याद हो तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रूनर की थियरी की। ठीक है, ब्रूनर की थियरी की बात हो रही है यहाँ पे और उसका सीक्वेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चा सीखता कैसे है। क्लियर? तो देखिए, इस मान लीजिए आपने ब्रूनर की थियरी नहीं पढ़ी है। ठीक है, फिर भी आप इसको अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि जो बच्चा होता है पहले क्या करता है। मान लीजिए आपने उसको कोई टॉय दे दिया तो क्या करेगा?
बच्चा टॉय के साथ एक्टिविटी करके, उसके साथ एक्शन करके सीखेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्शन होता है। क्लियर? सिंबल नहीं आता, इमेज भी नहीं आता। सबसे पहले क्या आता है, एक्शन आता है। उसके बाद बच्चा जो है इमेजेस को देखकर सीखना स्टार्ट करता है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, बच्चों को इमेजेस से सिखाया जाता है, अ से अनार, या फिर कहें हम ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो इमेजेस से सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चा सिंबल्स पे आता है। ठीक है, जैसे मैथ्स के सिंबल्स हैं या फिर मात्राएं हैं आपकी, बाद में बच्चा सिंबल सीखता है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो शिक्षक है, शिक्षक को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बच्चों को बिल्कुल जो है उनको इमोशनल सपोर्ट बच्चों को मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो संवेग है आपके और जो कॉग्निशन है वो इंटर रिलेटेड होता है। ये बात, दोनों बात बिल्कुल ठीक है। और जो आर है वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो सॉरी, सेकंड नहीं होगा, आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यहाँ पे तो नॉट था ना, बट हमें तो चाहिए जो करेक्ट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज आपका राइट है। नेक्स्ट है जी, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो फर्स्ट है, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि डेवलपमेंट तो आपका वूम टू टूम होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है आपका। क्लियर? नेक्स्ट है, डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। कि डेवलपमेंट है ना आपका लीनियर नहीं होता। ठीक है, ये आपका स्पाइरल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नो डाउट, बिल्कुल सही है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता, रेखीय नहीं होता। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये बात बिल्कुल गलत है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट टू डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं बाकी एस्पेक्ट आपके। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, सेकंड है। क्लियर? क्योंकि सही आपको पूछा था और सही आपका सेकंड है, तो राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द। तो जो बच्चे होते हैं वो अपने स्वयं के बिहेवियर को किस तरह से नियमित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आपकी प्राइवेट की स्पीच की हो रही है। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने तो प्राइवेट स्पीच की बात की थी, स्पीच की बात की थी। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करें, अडेप्टेशन ये आपका प्याजे बात करते हैं, इक्विलिब्रेशन ये भी प्याजे बात करते हैं, सेल्फ रीइंफोर्समेंट इसकी बात प्याजे नहीं करते हैं, बट वाइगोत्स्की भी नहीं करते हैं। तो इनर स्पीच अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इनर स्पीच के साथ जाएंगे, अदरवाइज राइट ऑप्शन इसका क्या बनना चाहिए था, प्राइवेट स्पीच बनना चाहिए था। क्लियर? आई होप आपको दोनों तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 11th क्वेश्चन आपसे कहता है, विच पेडागोजिकल अप्रोच वुड बी adopted by teachers who firmly believe in constructivism to teach the concept of floating and sinking of sinking to class 5th children। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कक्षा 5वीं में बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब वो किस तरह से जो है उस अवधारणा को, और किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टिविस्ट बताना है आपको। ठीक है, जो उसमें बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक को, तो वो किस तरह से बताएगा बच्चों को, कौन सा दृष्टिकोण उसको अपनाना चाहिए। तो व्याख्यान विधि तो करेगा नहीं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे एक्टिव नहीं है। वीडियो दिखाना, यहाँ पे भी बच्चा पैसिव हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, सेम अगेन यहाँ पे भी बच्चा पैसिव रहेगा। बट निर्देशित खोज यानी कि गाइडेड डिस्कवरी, बच्चा जहाँ पे
एक्टिव है, बच्चा जहाँ पे करके सीख रहा है, वही आपका कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, वही आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है, और वही आपका एनईपी की बात करें या हम एनसीएफ की बात करें तो सभी जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, कुल मिलाकर ऑप्शन हमारा वही राइट रहेगा। और बच्चा यहाँ पे कहाँ एक्टिव है, फोर्थ ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, तो राइट आंसर आपका फोर्थ ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है ट्वेल्थ क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। तो यहाँ पे नहीं बताना है कि कौन सी इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग की। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिख रहा है रोट रिहर्सल। रट्टा मारना तो किसी भी तरह से हम मीनिंगफुल लर्निंग कह ही नहीं सकते, ठीक है। निमोनिक्स बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो इफेक्टिव है। कई बार मैं आपको बताती हूँ निमोनिक्स से, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था ना, वो अगर बात करें राइट, एरिक्सन की थियरी हमने डिस्कस की थी, ठीक है, TAI की क्यूब। क्लियर। इस तरह से हमने इसकी एरिक्सन की थियरी करी थी। तो ये इस टाइप से क्या होता है, ये निमोनिक्स होते हैं, ठीक है। जब शॉर्ट्स में आप उनको याद करने की कोशिश करते हैं, ये निमोनिक्स होते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपकी इलेबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है, इसमें भी दोहराव होता है बट कुछ अलग तरह से होता है। इस तरह से नहीं होता कि रट्टा मारकर आप दोहराव करें, वो नहीं होता। और कॉन्सेप्ट मैपिंग अगेन इफेक्टिव है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा था आपसे और नहीं आपका फर्स्ट है। क्लियर। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग की बताना है, कौन सा यहाँ पे वेल फॉर्मुलेटेड नहीं है, कौन सा किसके लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। तो देखिए इट इज ओपन एंडेड एंड अलाउज फॉर मल्टीपल आंसर। ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल खुला प्रश्न है और उसके बहुत सारे आंसर्स हैं, तो ये तो बिल्कुल आपका क्रिटिकल आंसर निकलेंगे यहाँ से, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग निकलेगी यहाँ से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है इट इज बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो देखिए अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमने अपना अभी उसमें लेवल 2 में भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये फैक्चुअल है, ये वन वर्ड है और तुरंत इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगती, तुरंत बच्चे ने याद किया है, फैक्चुअल है, उसने बता दिया। क्लियर। तो वैसे आंसर तो आपका यही है, फिर भी आके चेक कर लेते हैं। इट रिक्वायर्स एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ आपसे कहता है कि यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, बट नहीं बताना था, तो नहीं आपका सेकंड है और सेकंड ही आपका यहाँ पे आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट आपसे कहता है, क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड। बिल्कुल, जो अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से, तो बिल्कुल उन बच्चों को जो है उन्हीं की पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल उत्तरदायित्व होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इसका रीज़न क्या है कि कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और आकलन की सुनिश्चित की जा सकती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक जागृति नाम की लड़की की बात हो रही है। देखिए वो क्या कहती है, जागृति हैज लर्न दैट हर डॉग रस्टी। जागृति का एक कुत्ता है जो जिसका नाम रस्टी है, इज अ गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है, मतलब उसकी ब्रीड है, ठीक है, उसके डॉग जो रस्टी है उसकी ब्रीड है गोल्डन रिट्रीवर। व्हेन शी सीज अनदर डॉग, और जब वह एक दूसरा कुत्ता देखती है दैट लुक्स सिमिलर टू रस्टी, वह बिल्कुल रस्टी के जैसा दिखता है बट इज डिफरेंट ब्रीड, लेकिन उसकी ब्रीड अलग है। शी कॉल्स इट अ डॉग टू, लेकिन वो उसको भी एक कुत्ता ही कहती है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच कॉन्सेप्ट डज इट डेमोन्स्ट्रेट। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने
पहले देखा जो उसका कुत्ता था वो गोल्डन रिट्रीवर था, ठीक है, उसकी एक अलग ब्रीड थी। जब उसने दूसरा कुत्ता देखा तो उसकी ब्रीड अलग थी, बट वो भी दिखता तो कुत्ते जैसा ही था ना, तो उसने क्या, उसको भी कुत्ता कह दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ईगो सेंट्रिज्म जैसी कोई बात नहीं हो रही है, ना यहाँ पे कंजर्वेशन जैसा कोई बात हो रही है, ना ऑब्जेक्ट परमानेंसी की तो किसी भी तरह से बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है आपकी एसिमिलेशन की। क्लियर, ठीक है, मतलब उसने उसके पहले से स्कीमा में वो चीज़ ऐड थी कि इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको कुत्ता कहते हैं, ठीक है, और इसलिए उसने उसको कुत्ता कह दिया। क्लियर, तो यहाँ पे बात एसिमिलेशन की हो रही है पूरी तरह से। तो राइट आंसर आपका फोर्थ होगा, और होपफुली आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है हेरिडिटी टोटली डिटरमाइंड एंड इंडिविजुअल्स। तो देखिए हेरिडिटी की बात हो रही है कि पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? तो पूरी तरह से तो अगर हम बात करें तो ये सेक्स का ही निर्धारण करती है। अगर हम बात करें जेंडर की, एकेडमिक सक्सेस की या लर्निंग स्टाइल की, तो उन बाकी एस्पेक्ट में तो आपका एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर ओनली हेरिडिटी की बात हो रही है तो ओनली एंड ओनली सेक्स आपका राइट आंसर होगा। और आगे भी नीचे भी आपको ऑप्शन चेक करने हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका फर्स्ट ही है, ठीक है। कई बार नीचे ऑप्शन घुमा के दे देता है, तो नीचे वाले ऑप्शन भी आपको हमेशा चेक करने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कह रहा है, टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लासरूम एंड इनकरेजिंग चिल्ड्रन ऑल्सो टू टॉक क्वेश्चंस रेदर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन। मतलब बच्चों को प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, जितना ज़्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा उतनी ज़्यादा जो है उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी और उतना ज़्यादा वो चीज़ों को जानने का इच्छुक होगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या कहता है? इसका रीज़न कहता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन वॉइसेस एंड इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन ए इज वन राइट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव एंड रिटुलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो जिसमें दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो देखिए जो बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, ठीक है, बार बार रिपीट करता है, और ऐसे किस में होता है। तो अगर हम बात करें कि ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है तो ही उसमें इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है। अटेंशन डिसऑर्डर की बात करें ऐसा भी नहीं है। मस्तिष्क पक्षाघात की अगर हम बात करें, सेरेब्रल पाल्सी की बात करें तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा आपका ऑटिज्म की बात हो रही है, ठीक है। ऑटिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसा किस में होता है, जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है उसमें ऐसा होता है, वो बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, ठीक है, हट के फिर दोबारा से वैसा ही करता है। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन। मतलब बच्चा जो है, मतलब उस अधिगम की प्रक्रिया में कब वो व्यस्त होता है, कब वो बिल्कुल पूरी तरह से, अगर हम बात करें, पूरा एंगेज होकर पढ़ता है, अपने आप को उसमें शामिल महसूस करता है। तो ऐसा कब होता है? तो देखिए ऐसा तब होता है जब बच्चा एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो एक्टिविटी उसके कॉन्टेक्स्ट में हो, ठीक है, तभी बच्चा उसमें जो है अपनी एंगेज होगा, तभी अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करेगा। अगर आप बच्चे से ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि आप उसको पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बच्चा वहाँ पे एंगेज नहीं होगा। बच्चा जो है बहुत जल्दी बोर हो जाएगा और इस चीज़ को समझेगा भी नहीं। तो आपकी एक्टिविटी जो है बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, बच्चे के समझ में आनी चाहिए, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जो उससे संबंधित हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसमें उसको इंटरेस्ट आए,
क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे राइट है। बाकी हम बाकी भी देख लेते हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावना आवश्यकता की उपेक्षा की जाती, उपेक्षा करना तो अगेन आपका नेगेटिव वर्ड है। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? बल्कि ये कहा जाता है कि बच्चा जो भी लेकर आ रहा है ना अपने घर से, उसके साथ ही उसको पढ़ाना चाहिए। अगर आप उसको खाली बनाकर फिर पढ़ाएंगे तो ये कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा, ना ही वो ऐसे सीख पाएगा। क्लियर। तो बच्चा घर से जो भी लेकर आ रहा है उसके साथ रखकर ही आपको उसको पढ़ाना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो बच्चा लर्निंग डिफिकल्टीज जिसमें होती है ना, ठीक है, मेनली तो जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनली तो आपसे जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, डिसलेक्सिया वगैरह, उन्हीं की बात हो रही होती है। लेकिन मोस्टली वहीं पे चांस होता है। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखते हैं कि हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू देयर पुअर साइट, कि नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि उसी को हम सीखने की अक्षमता और कठिनाई कहेंगे। ठीक है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, तो ये भी हम अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन के ये भी हम नहीं कहेंगे। जैसे कि आपने देखा जो अपना ईशान अवस्थी था तारे ज़मीन पर, उसके साथ भी किस तरह से उसकी फीलिंग्स के साथ जो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था, ठीक है, और उसके साथ कितना नेगेटिव बिहेव होता था, तो ये भी बहुत गलत है। नेक्स्ट है, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चा बी को डी पढ़ता है, एम को डब्ल्यू पढ़ता है, तो इस तरह के क्वेश्चन। और आपने देखा यदि आपने वो मूवी देखी हो, बहुत अच्छी है, उसमें ईशान अवस्थी के साथ यही था, उसको डिसलेक्सिया था, जिससे लेटर्स जो हैं वो हमेशा उसको उछलते कूदते नजर आते थे, है ना। और इसी वजह से उसकी हैंडराइटिंग भी ठीक नहीं थी, क्योंकि जब उसको दिखाई ठीक से नहीं देता, वो उनको समझ ही नहीं पाता, तो वो लिखेगा क्या। क्लियर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश कहलाता है। तो देखिए, इसे हमने अपना जो लेवल 2 था उसमें भी डिस्कस किया था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेंसिटिव पीरियड। ठीक है। जो बच्चे का जो शुरुआती जो पीरियड होता है ना, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है पेरेंट्स को कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी बच्चे के पास ना हो, जिससे जो है कि बच्चा इतना ज़्यादा तनाव महसूस करे, या फिर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो है बच्चे में क्रिएट हो जाती हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम सेंसिटिव पीरियड कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहता है, क्या कहता है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। तो देखिए, प्री कंसीव्ड बिहेवियर बेसिकली होता क्या है, तो जो प्री कंसीव्ड बिहेवियर होता है ना, वो ये होता है, जैसे कि हम बात करें कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, लड़कियों को मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए, उन्हें जीन्स नहीं पहननी चाहिए। तो इस तरह की बातें जो होती हैं वो पूर्व कल्पित होती हैं। ठीक है, यानी कि प्री कंसीव्ड होती हैं। तो बेसिकली ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका जेंडर रूढ़िवादिता, जिसे हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। क्लियर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक समावेशी कक्षा में क्या होता है, आपको बताना है इंक्लूसिव क्लासरूम। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है ना, वहाँ पे क्या बात हो रही होती है, वहाँ पे सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात हो रही होती है। ठीक है। यहाँ ऑप्शन में स्टूडेंट हमेशा फंसता ही फंसता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि स्पेशल चाइल्ड के लिए शिक्षा की बात हो रही है। नहीं, वहाँ पे बात सभी के लिए हो रही है, चाहे वो आपका, अगर हम बात करें स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे आपका किसी डिफ़िकल्टी से जूझ रहा बच्चा हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात होती है। लेकिन लेकिन क्या नहीं होता, यहाँ पे जो उनका करिकुलम है ना, और जो पेडागोजी वो यूनिफ़ॉर्म नहीं होती, मतलब सेम यूज़ नहीं होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड उनके लिए जो है करिकुलम डेवलप किया जाता है। ठीक है।
अकॉर्डिंग टू उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? अगर हम बात करें स्पेशल चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एंड इंक्लूडेड इन क्लासरूम एक्टिविटी। बिल्कुल 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 सही बात है कि सभी बच्चों की कक्षा गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सेकेंड ही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगेन यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको बताना है कि प्राइमरी पर्पस उसका क्या होता है। तो देखिए, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, ठीक है, टू एनेबल स्टूडेंट टू डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज, ऐसा नहीं कह सकते। आगे देखते हैं, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए आगे और चेक करते हैं, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान का कौशल को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल राइट आंसर हमें मिल गया कि उनकी हायर लेवल की थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सामाजिक रचनावादियों की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया जो अलगाव में होता है, ऐसा तो किसने कहा भी? ऐसा तो बिल्कुल गलत है। अगेन, अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक, ओनली ऑप्शन तो वैसे ही नेगेटिव होता है आपका, कोई भी काम ओनली से नहीं चलता है। ठीक है, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, कैसे कह सकते हैं आप? अधिगम अर्थ और निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही आंसर आपको मिल गया। लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है मीनिंग मेकिंग का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। आई होप आपको बाकी ऑप्शन भी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ओनली आंसर बताना किसी का भी मोटिव नहीं होता है, बाकी ऑप्शंस भी आपके समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और होपफुली मैं उनको समझा पा रही हूँ। और यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो अगेन प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्या कहता है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे बहुत लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेवलपमेंट माइलस्टोन है ना, वो सजेस्टिव है ओनली, क्योंकि ये इंडिविजुअल मतलब चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन वेरी करता है कि कोई बच्चा तो जल्दी बोल पड़ता है, कोई बच्चा बाद में बोलता है। ठीक है, चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन वेरी करता है, मतलब यहाँ पे जो है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर? तो यानी कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए, हाइट और वेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि क्वांटिटेटिव चेंज की बात हो रही है। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज की बात हो रही है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव। ना तो यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंज की बात हो रही है, ना ही कॉग्निटिव डोमेन का तो कोई रोल ही प्ले नहीं होता है यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन की कोई बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्या? हाइंस डिलेमा आप सबने बिल्कुल बखूबी सुनी होगी। कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप जाकर पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका उसमें क्या होता है बेसिकली, जो हाइंस है, वो हाइंस जो है उसकी बीवी जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और जब वो दवा लेने जाता है, जो सिर्फ वही दवा उसकी बीवी की जान बचा सकती है, तो दुकान वाला जो है उस दवा का जो है बहुत ज़्यादा रेट मांगता है और उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं और अब वो डिलेमा में फंस जाता है, द्वंद में फंस जाता है, दुविधा में, कि अगर उसने दवा चोरी की तो चोरी करना गलत बात है, लेकिन अगर उसने चोरी नहीं की तो उसकी वाइफ मर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की सिनेरियो उसने जो है बच्चों के सामने पेश किया था
और फिर अलग अलग एज के बच्चों से उसने पूछा था कि उसको क्या करना चाहिए, मतलब चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी को बनाया था। ठीक है, तो ये उसी पर बेस्ड है कि मतलब यहाँ पे एक अरुणिमा तर्क देती है इस बात पर कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन उचित ही है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मतलब उचित भी नहीं है लेकिन उचित भी है। कि वैसे देखें कि दवा लेना मतलब चोरी करके लेगा तो गलत बात है, लेकिन नहीं लेगा तो वाइफ मर जाएगी, तो उसको लेना ही ठीक है। क्लियर, जान तो बचे कम से कम। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि नैतिकता का विरोधाभास है व्यक्तिगत अधिकार एवं लोकतांत्रिकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे हर तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, यस आई होप आपको विजिबल है, कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, सही है बताना है आपको। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके बारे में कौन सा सही है। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो से फ्री होते हैं रिस्क से, ठीक है, बल्कि वो तो रिस्क लेना पसंद करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर भी बाकी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी तरह से समाजित होते हैं। तो ऐसा तो पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो देखिए बिल्कुल जो बेस्ट ऑप्शन है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बाकी बच्चों के कंपेयर में एडवांस सीखते हैं। ठीक है, वो उनसे तुलना में आगे रहते हैं। तो इस ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा ये ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें हमेशा बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए और बेस्ट ऑप्शन आपका फोर्थ है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इज, एज पर जीन पियाजे, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एबिलिटी ऑफ टू परफॉर्म। तो यहाँ पे आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात बतानी है यहाँ पे। तो देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, ये तो आपका किस में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, राइट। कंजर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका चला जाता है उसमें, किसमें, फॉर्मल में चला जाता है। ठीक है, इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, तो ये आपका किस में होता है, अगेन अगर हम बात करें ये भी आपका रिवर्सिबिलिटी किस में होती है, कंक्रीट में होती है आपकी। तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल क्लियरली बात हो रही है सिंबॉलिक प्ले और एनिमिज्म की। ठीक है, और एनिमिज्म को तो देखते ही आपको समझ जाना चाहिए, इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्लियर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, वीडियो कम मिलेंगी बट जितने मिलेंगी आपके काम की मिलेंगी, हमेशा ये बात बोलती हूँ और ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।